फ्रेंड ई कॉमर्स 062 में हम दिसंबर 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है लिस्ट एंड एक्सप्लेन ऑल की स्टेज इन्वॉल्व्स इन डिजाइनिंग एंड कॉमर्स पोर्टल। देखिए कॉमर्स पोर्टल्स मतलब कॉमर्स का वर्ड आ गया तो इसका मतलब बिजनेस से रिलेटेड कुछ खरीदा और कुछ बेचा जा रहा है। वहां पे हम करते क्या है, अमॉन्ग कोलैबोरेशन बिजनेस में इकट्ठी कोई चीज कस्टमर के लिए सप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले एंश्योर स्मूथ कोलैबोरेशन अमॉन्ग बिजनेस। अब ये क्या है, इस कोलैबोरेशन मतलब कुछ इकट्ठा करना, मतलब ठीक है, अमॉन्ग बिजनेस सप्लायर एंड कस्टमर, जहां पे रिक्वायरमेंट एनालाइज आती है। अब रिक्वायरमेंट एनालाइज क्या है कि भैया कौन सा किस टाइम में प्लेटफॉर्म पे इन्वेंट्री की जरूरत पड़ेगी, रियल टाइम नीड रियल टाइम इन्वेंट्री शेयर प्रोक्यूरमेंट सिस्टम ऑफ जॉइंट फोरकास्टिंग टूल्स, चेक द करंट वर्क ग्रुप्स स्टेटस, वर्किंग स्टिल्स एक्टिव, सेंड करंट इशू लिस्ट और लिस्ट इशू। एक्चुअली में इसका मेन एजेंडा क्या है, मेन एजेंडा ये है कि हम अपने ऑपरेशन को एनालाइज करंट प्रोसेस पेन पॉइंट एंड हाउ कोलैबोरेशन कैन इंप्रूव ऑपरेशन। मतलब एक पीक टाइम पे होता नहीं है कि मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो पीक टाइम पे कौन सा कस्टमर आ गया और कौन सा जा रहा है, कैसे कर रहा है, वही रिक्वायरमेंट एनालाइज हम करते हैं। उसमें आइडेंटिफाई बिजनेस गोल के लिए करते क्या, टारगेट का यूजर को कस्टमर को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि पीक टाइम पे वो आया तो वो कौन सी चीज क्या क्या देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है, क्या उसने एड कार्ड किया, तो ये किस टाइम पे हो रहा है ड्यूरिंग द टाइम, और उसी टाइम पे डिस्प्ले चलाता है। तो रिक्वायरमेंट एनालाइज उसी की तरह हम कोलैबोरेशन करते हैं सो दैट कि बिजनेस गोल हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम रहे। प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी, फॉर एग्जांपल कि किस टाइम पे हम अपना प्रोडक्ट ऐड करते हैं, कि होता नहीं है कि न्यू अराइवल आ गया, एडिंग अ प्रोडक्ट आ गया। देखिए यहाँ पे फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस को और कितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं और फ्यूचर में वो कितना और ज्यादा बढ़ सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पहले अमेज़न तो पहले अपना प्रोडक्ट में था कि हाँ भैया ये गारमेंट्स वगैरह जितनी भी चीज थी वो सब कुछ, अब वो ग्रोसरी में भी आ गया, वेजिटेबल वगैरह ये सब भी मिलने लग गए। तो उसने क्या करा, फिजिबिलिटी बढ़ा दिया अपने किसको, प्रोडक्ट को, एडिंग अ प्रोडक्ट्स व्हाइल लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस। तो करेंगे क्या उसमें, कंसीडर अ मेजर चेंज और प्लानिंग इन्वेस्ट। क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें इवेल्युएट टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन फिजिबिलिटी। कर क्या रहे हैं हम, एक टेक्निकल अपने ऑपरेशन को फिजिबिलिटी करके देख रहे हैं। चूज अ सिजुअल ई कॉमर्स मॉडल, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू विद कोलैबोरेशन एक्स्ट्रा, कि बिजनेस टू बिजनेस में कितना ग्रोथ हो सकता है और बिजनेस टू कस्टमर में। इसके आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आउटलाइन रिसोर्स, कॉस्ट, टाइमलाइन एंड रिस्क। आउटलाइन रिसोर्सेज मतलब कोई भी प्रोडक्ट है रिसोर्स में तो उसका कॉस्ट और टाइमलाइन और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह वेजिटेबल का आ गया तो वेजिटेबल 3 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर क्या रहे हैं, वहीं पे रिक्वायरमेंट एनालाइज भी इसी के अंडर में ही आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट कितने दिन के बाद वो खराब हो जाएगा। सिस्टम एंड आर्किटेक्चर डिजाइन देखते हैं कि इसमें सीआरएम क्या कर रहा है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, लेकिन हो क्या रहा है। देखिए सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन जो है अपना ओवरऑल आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग फ्रंट एंड और बैक एंड डेटाबेस कम्युनिकेशन लेयर। तो हमें पता है कि हम जिस तरह सर्च कर रहे हैं जो भी है, तो बैक एंड में क्या है उसका प्रोग्राम चल रहा है जो हमें नहीं पता। तो कस्टमर रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट को हम देखते हैं कि मैनेज हम कैसे कर सकते हैं। करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स एम टू इंप्रूव कस्टमर सर्टिफिकेशन, बूस्ट सेल्स एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐप और कोई भी मान लो प्लेटफॉर्म है तो वहां पे फीडबैक वगैरह दिया जाता है, कंप्लेन दिया जाता है, तो उसका हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट उसी का डिपार्टमेंट आ गया कि वो उसको देखेगा कि कस्टमर की क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या फेस कर रहा है वो। फोकस ऑन मैनेजिंग, देखिए केयरफुली देखिए, फोकस ऑन मैनेजिंग इंटरेक्शन विद करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर। मतलब कि एक कस्टमर जो तनाव में है, मतलब उसे जो एक्टिविटी वो कर रहा है लेकिन उसमें उसको उतना ज्यादा एक्सप्लोर करने में मजा नहीं आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं पे वो डिसअपॉइंटेड है, इसका मतलब ये समझ लीजिए। ईआरपी में आ जाता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स एंटरप्राइजेस तो पता चल गया, रिसोर्सेस क्या चीज है भाई, कुछ भी चीज है आपकी क्या है वो रिसोर्सेस है। प्रोडक्ट क्या है, रिसोर्सेस प्लानिंग कैसे करेंगे हम ईआरपी के थ्रू। मैनेज डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट सच एज अकाउंटिंग, प्रोक्यूरमेंट, प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन ऑपरेशन। प्रोडक्ट जो है वो एक दिन में 500 सेल हो गया, अब बैकएंड में 200 है, आपने एवरेज लगाया कि पर डे जो है वो 500 बिक रहा है और आपको पता है कि 6 दिन के बाद वो 200 रह जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एंटरप्राइजेस रिसोर्स
प्लानिंग पहले से ही करके रखूंगा, पहले से ही मैं इंडेंट, अगर मान लो कहीं ग्रुप में या कहीं मान लो और ब्रांच में है तो मैं इंडेंट बुक कर दूंगा। इंडेंट का मतलब होता है ब्रांच टू ब्रांच अपने पास मंगवा लेना प्रोडक्ट को, नहीं तो फिर मैं उसका करूंगा क्या, बिजनेस टू बिजनेस में मतलब उसको रिक्वायरमेंट भेज दूंगा और पहले से ही मैं रिसोर्सेस अवेलेबल रखूंगा अपने पास। एम टू इंटीग्रेट एंड ऑटोमेटेड कोर बिजनेस प्रोसेस, मतलब एकत्रित, इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, एम टू इंटीग्रेट ऑटोमेटेड कोर बिजनेस प्रोसेस। अब एससीएम में क्या आ गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई कैसे प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है उसका चेन किसके पास गया किसके, वो मैनेजमेंट। फोकस ऑन मैनेजिंग द फ्लो ऑफ गुड्स, आपका जो गुड्स है मतलब किसी ने मोबाइल खरीदा या कुछ भी खरीदा वो कैसे मूव कर रहा है, सर्विस सप्लायर टू कस्टमर। एम्स टू इंप्रूव एफिशिएंसी, रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शंस इन द सप्लाई चेन। फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल ऑर्डर किया और मोबाइल आपको दे रहा है कि 7 दिन में डिलीवर हो जाएगा, तो 7 दिन के अंदर जो जो प्रोडक्ट उस रिलेटेड में आएंगे मैं उसके हिसाब से एक चेन बनाऊंगा कि जो 7 दिन के अंदर डिलीवर होना है तो मैं देखूंगा कि 6 दिन के अंदर अंदर वो डिलीवर हो जाना चाहिए। कि अगर मान लो उसके पास अगर 10 प्रोडक्ट आ गए और उसी एरिया में आ गए तो उसी को कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यहाँ पे आ जाता है यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस क्या है, देखिए यूजर इंटरफेस मतलब यूजर के द्वारा दी गई कोई चीज हो गया यूजर इंटरफेस, और यूजर एक्सपीरियंस का मतलब हो गया कि यूजर ने ब्राउज किया, एक्सप्लोर किया, पेमेंट किया तो यूजर का एक्सपीरियंस है। क्रिएट यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है स्टेक होल्डर। देखिए स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है, स्टेक होल्डर वो है जो एक फीडबैक देता है कि आप अपने प्रोग्राम को और कितना ज्यादा इनहेंस बना सकते हैं, अपने बिजनेस को और कितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो स्टेक होल्डर है, अपना फीडबैक देता है। एंश्योर रिस्पॉन्सिबल एक्सेसिबिलिटी एंड यूटिलिटी डैशबोर्ड फॉर सप्लायर टू व्यू डिमांड फोरकास्ट एंड रिस्पॉन्ड टू परचेज ऑर्डर्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आया फोरकास्ट। फोरकास्ट एक रेट की तरह चलता है कि ये फ्लक्चुएशन करता है, हो सकता है ना कि रेट कभी 50 है और कभी 60 हो जाता है, तो फ्लक्चुएट कर रहा है। अब देखिए यूएक्स में क्या है, इंटरेक्शन डिजाइन है, यूजर का एक्सपीरियंस, यूजर रिसर्च है, प्रोटोटाइप है और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है। तो यूजर का एक्सपीरियंस है, यूजर का एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ पे वो देखेगा कि हाँ भैया यहाँ पे ये प्रोडक्ट दिख रहा है। होता नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल एक जीन्स खरीदा तो जीन्स के साथ आपको क्या करेगा, वो शूज भी दिखा देगा कि हाँ भैया ये भी खरीदिए। तो ये क्या यूजर का एक्सपीरियंस बताता है कि कितना ज्यादा आप अपने प्रोग्राम को, बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन वो यूजर इंटरफेस जिस तरह विजुअल डिजाइन है, कलर्स है, ग्राफिक है, लेआउट, वायर फ्रेम है और ट्रायोग्राफिक है। देखिए इसे और डीपली समझे तो यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस आर टू क्लोजली बट डिस्टेंस डिसिप्लिन। फोकस किस पे करता है, देखिए यूजर इंटरेक्ट विद डिजिटल प्रोडक्ट, और यूआई डिजाइन डील विद द विजुअल एलिमेंट्स एंड इंटरेक्ट्स कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, व्हाइल यूएक्स क्या करेगा, एम्फेसिस बॉर्डर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग यूजर फील एंड परसीव्स द प्रोडक्ट ओवरऑल कि है कैसा वो। थिंक ऑफ यूआई एंड लुक एंड फील, बस लुक एंड फील। लुक देख लीजिए यूजर इंटरफेस है और यूजर एक्सपीरियंस फील है, एंड यूएक्स एंड हाउ इट्स वर्क एंड हाउ इट मेक यू फील। फॉर एग्जांपल आपने एक जींस देखी, हाँ ठीक है, अगर बाय कर लिया तो बाय करके पहन लिया तो वो यूजर एक्सपीरियंस, अपना फीडबैक देते हैं ना भैया आप ऑनलाइन पे। डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, अब डेवलपमेंट क्या है यहाँ पे, बिल्ड द पोर्टल यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी पीएचपी, जावा और नेट। अब डेवलपमेंट इंटीग्रेशन में हम इसमें पीएचपी और जावा नेट के थ्रू करते हैं जो बैकएंड पे चलता है प्रोग्राम। है नहीं कि अमेज़न की साइट खोलते हैं तो उसमें प्रोडक्ट दिखाते हैं, ये सब सारी चीजें आ गए। अगर मान लो उसका कुछ इनहेंस चेंज करना है या कुछ करना है, जिस तरह अमेज़न का पहले लोगो कुछ और था और फिर लोगो उसका ऐसे आ गया, मतलब A to Z, मतलब A और Z यहाँ पे और अमेज़न पूरा लिखा हुआ है, तो उसका लोगो चेंज हो गया। तो ये क्या किया उसने, डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन पीएचपी और जावा और .NET के थ्रू चेंज करके दिखा दिया। तो ये बैकएंड में चलता है अपना। इंटीग्रेटेड थर्ड पार्टी सिस्टम, पेमेंट गेटवे, लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा, एंश्योर रियल टाइम डेटा सिंक्रोनाइज अक्रॉस स्टेक होल्डर। एंश्योर करता है मतलब पक्का करता है रियल टाइम में डेटा सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस स्टेक होल्डर। मान लो कुछ चेंज कराया तो वो करेगा क्या, आपके डेटा को, जब आपका मान लो पीक टाइम कभी नहीं है तो उस टाइम पे आपका सिस्टम सिंक्रोनाइज करेगा आपके सर्वर से और वहीं पे डेटा जो है आपका चेंज हो जाएगा। तो डेटा चेंज क्या होगा आपका, बस जस्ट अ लेआउट चेंज होगा। तो डिजाइनिंग में फ्रेंड्स लेआउट्स के ई कॉमर्स में बहुत से, जिस तरह टेस्टिंग है, डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग एंड ऑनबोर्डिंग है। अब टेस्टिंग में क्या करते हैं, एंश्योर, वैलिडेट करते हैं, इंटीग्रेट डाटा, इंटीग्रेटेड मतलब डाटा एक दूसरे फीडबैक लेते हैं स्टेक होल्डर से कि हाँ कैसा है सिस्टम में। टेस्टिंग, ऑर्डर प्लेसमेंट फुलफिल्ड अमंग मल्टीपल वेंडर्स, डिप्लॉयमेंट मतलब डेवलपिंग AWS क्या है, अमेज़न वेब सर्विस। कैसे आपको एक हाई डिमांड में कैसे चीजें आपको
आपको प्रोवाइड कर रहा है। होस्ट पोर्टल ऑन सिक्योर एंड स्केलेबल सर्वर्स, क्लाउड और लोकल्स। 1000 ऑफ सर्वर हैं जिसके आपके अलग अलग तरीके से आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड हो रहे हैं। एक सर्वर होगा तो वो सिस्टम तो पूरा ही हैक हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम, डिप्लॉयमेंट, मतलब अपना अलग अलग सर्वर पे हम करते क्या है कि जो भी हमने सिस्टम लॉन्च किया उसको डिप्लॉय करते हैं और डिप्लॉय करने के बाद ही लॉन्च होता है। ट्रेनिंग ऑनबोर्डिंग, जिस तरह मान लो कोई इंप्लॉइज और पार्टनर और सप्लायर, हाउ टू यूज द पोर्टल, प्रोवाइड मैनुअल वीडियो और हेल्प डेस्क सपोर्ट्स। अमेजोन पे आपने देखा होगा कि हेल्प डेस्क सपोर्ट्स आता है कि मेरा ये एक प्रोडक्ट है और यहाँ पे इसको मैं ट्रैक कैसे कर सकता हूँ, तो ट्रेनिंग ऑन बोर्ड भी दिया जाता है यहाँ पे। समरी टेबल्स में कुछ यहाँ पे देखेंगे कि स्टेज और की फोकस क्या क्या है, जिस तरह रिक्वायरमेंट एनालाइज, अंडरस्टैंड कोलैबोरेशन नीड्स, समझने की जरूरत है कि हम क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर का फीडबैक और स्टेक होल्डर के द्वारा दी गई चीजें। प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी, एसेस विजिबिलिटी एंड रिस्क, प्लानिंग करते हैं। आर्किटेक्ट डिजाइन में क्या, सिस्टम स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेशन। यूआई मैंने बता दिया कि यूजर सेंटर्ड एंड इंटरफेस, यूजर पहले देखता है फिर पहनता है और फील करके फीडबैक देता है। डिप्लॉयमेंट, कोडिंग एंड सिस्टम इंटीग्रेशन, जहां पे आपको अलग अलग सर्वर पे कोडिंग एंड सर्वर पे हम डिप्लॉयमेंट करके देखते हैं। टेस्टिंग, एंश्योर फंक्शनलिटी एंड सिक्योरिटी, डिप्लॉयमेंट, लॉन्च ऑन लाइव सर्वर, ट्रेनिंग, इक्विप यूजर टू सिस्टम हमने देखा। मेंटेन, ऑनगोइंग सपोर्ट्स एंड फिक्स, इवैल्यूएशंस, मेजर एंड इंप्रूव, मतलब एवैल्यूएशन मूल्यांकन करते हैं। मेजर एंड इंप्रूव, तो मतलब कितना ज्यादा हमारा इंप्रूव हो सकता है सिस्टम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन लेयर आर्किटेक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ईआईडी में इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज में क्या आ जाता है, जिस तरह एनसीए 12 आ जाता है यहाँ पे। अब ये है क्या, देखिए सारी चीजें यहाँ पे सेल और परचेस के द्वारा हुई जा रही है। जिस तरह मान लो आपने कोई परचेस खरीद, कोई आपने ऑर्डर रिक्वेस्ट हुआ है, सो फॉर एग्जांपल कि मेरे को एक मशीन खरीदनी है और मशीन खरीदने के लिए मैं करूंगा क्या कि एक कंपनी को, मान लो एक एक्स कंपनी है, तो इसको मैं मेल करूंगा यहाँ से, और मेल करूंगा तो क्या करूंगा, अपना मेल जो रहेगा वो पीओ रहेगा, मतलब परचेज ऑर्डर रहेगा। और फिर एक्स कंपनी आपको रिवर्ट करेगी, क्या रिवर्ट करेगी, वो पीआई करेगी, मतलब एक परफॉर्मा इनवॉइस करेगी। तो परफॉर्मा इनवॉइस में उसके टर्म एंड कंडीशन लिखे रहते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो उसको क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कर देंगे तो यहाँ से पेमेंट की रिसिप्ट्स देंगे, तो फिर वो करेगा क्या, आपको एक टैक्स इनवॉइस भेजेगा, और टैक्स इनवॉइस भेजने के बाद आप टैक्स इनवॉइस देखेंगे तो फिर वो आपको करेगा क्या, यहाँ पे आपको डिलीवरी की रिपोर्ट्स दे देगा कि मान लो ये ड्राइवर और ये चीज है जो आपका सामान लेके आ रहा है एक सप्लाई चेन के थ्रू। बायर इंटीग्रेटेड सिस्टम, परचेज ऑर्डर, जिस तरह यहाँ पे फैक्स और ईमेल के द्वारा इनवॉइस, सप्लायर इंस्टॉलमेंट, परचेज ऑर्डर और इनवॉइस और बायर इंटीग्रेटेड सिस्टम्स। ऑटोमेटेड है, इसी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इसी के नाम से जानते हैं। अब ये आ गया कि यहाँ पे आप देखेंगे एक वर्ड है छुपा हुआ जो ट्रेडिशनल मैनुअल प्रोसेस बता रहा है। अब ट्रेडिशनल क्या आ गया, ट्रेडिशनल पे जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेस आ गया ना, मतलब जहाँ पे आदमी का इंटरफेस आ गया वहां पे ह्यूमन है, उसके चांसेस ज्यादा गलत होने की भी होते हैं। तो ऑटोमेटेड में करते क्या है कि एक एक्सक्यूएल है, तो अमेज़न ये सब इतनी हाई है एक्सक्यूएल के बेस पे, तो इस पे एप्लीकेशन लेयर, बिजनेस एप्लीकेशन लाइक ईपीआरएसी, इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप्स, सीआरएम, इन्वेंट्री, तो हमने पीछे अभी देखा था ईआरपी, मतलब एंटरप्राइजेस रिलेशन रिसोर्सेज प्लानिंग, एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग, कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट। तो इसके द्वारा हम करते क्या है कि ऑटोमेटेड सिस्टम में बना देते हैं कि आपका बाय डिफॉल्ट मान लो कोई इनवॉइस आया तो उसकी टैक्स इनवॉइस 8% है, वो ऑटोमेटेड सिस्टम में है, तो इसको कहते हैं हम डेटा अप्रोच, और इसको कहते हैं ट्रेडिशनल डेटा अप्रोच। तो ट्रांजैक्शन लेयर में कन्वर्ट्स, यहाँ पे कुछ NC12 हैं, तो सारे अपने क्या है बिजनेस से रिलेटेड है, जहाँ पे कुछ खरीदा और बेचा जा रहा है इनवॉइस के थ्रू, मतलब पेपरलेस काम हो रहा है वहां पे। तो कुछ उसके एक्सप्लेनेशन लेयर के बारे में भी हमसे पूछा, तो लेयर क्या आ जाता है, एप्लीकेशन है, ट्रांसलेशन है, कम्युनिकेशन लेयर है। अब एप्लीकेशन में क्या है, ERP के थ्रू कस्टमर रिसोर्सेज प्लानिंग, SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट, CRM कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, जनरेट टू रिसीव डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के द्वारा हो रहा है। लेयर ERP सिस्टम्स जनरेट परचेज ऑर्डर और प्रोसेस एंड इनकमिंग इनवॉइस, किसके द्वारा, एप्लीकेशन ऐप के द्वारा। रोल अब करते क्या है, ट्रांसलेशन में कन्वर्ट्स डॉक्यूमेंट्स बिटवीन इंटरनल फॉर्मेट्स एंड स्टैंडर्ड EIA फॉर्मेट्स लाइक NC12 और EDI फैक्ट। NC12 और EDI फैक्ट, NC12 का मतलब होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंटरप्राइजेस होता है। इसमें हम करते क्या है कि फ्रेंड ये अपना जो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा बनाया गया कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं जहाँ पे आपके परचेज ऑर्डर, जिस तरह मैंने पहले बताया कि परचेज ऑर्डर आता है, PI बनाते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, और ये अपना जो EDI फैक्ट देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फॉर, अभी आगे देखेंगे इसका, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फॉर ACT, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेटर कस्टमर ट्रांसपोर्ट्स। तो इसके द्वारा हो
क्या रहा है, जो अपना लॉजिस्टिक और रिटेल इनमें डील करेगा। ए परचेज ऑर्डर फ्रॉम द ईआरपी सिस्टम कन्वर्टेड इनटू X12 850 डॉक्यूमेंट्स। तो सारी जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं यहाँ पे, एक डॉक्यूमेंट मतलब एक पीडीएफ मान लो फॉर एग्जांपल इनवॉइस में बन रहा है, तो ये कुछ प्रोसीजर होते हैं जिसे हमें फॉलो करने पड़ते हैं। कम्युनिकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योर ट्रांसमिशंस ईडीआई डॉक्यूमेंट्स बिटवीन बिजनेस एंड पार्टनर। एक यहाँ पे वर्ड देखेंगे, यूज AS2 पोर्टल्स ए वैल्यू एडेड नेटवर्क वैन एंड सेंड रिसीव डाटा। AS2 मतलब क्या है, ऑटोमेटेड सिस्टम। AS2 मतलब एप्लीकेबिलिटी स्टेटमेंट 2, और दूसरा था FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बोथ आर मेथड ट्रांसफरिंग फाइल कर रहा है। ये मेथड है, एक जरिया है फाइल को ट्रांसफर करने का। लेकिन FTP क्या करता है, लोकल पे करता है, मतलब लोकल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ है, लोकल नेटवर्क में। सर्वर डिफरेंट पर्पस वाया डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक AS2 primarily used for secure, reliable and automated business to business data exchange, especially for electronic data interchange. For example, आपने इसको कुछ ऑर्डर दिया तो वो AS2 चलेगा, मतलब कहीं पे इसमें ट्रेडिशनल नहीं आ रहा है। ट्रेडिशनल का मतलब कोई आदमी नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटेड इनवॉइस बनेगा और उसको सेंड हो जाएगा यहाँ पे, और वो यहाँ पे वो रिसीव कर लेगा आपकी इनवॉइस को। और FTP में क्या है, हम मैनुअली ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी फाइल को। तो यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश की है NC12 को और EDI फैक्ट को। जो अपना NC12 है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के लिए काम करता है, जो नॉर्थ अमेरिका में एक्सचेंज बिजनेस डॉक्यूमेंट लाइक इनवॉइस, परचेज ऑर्डर और शिपिंग नोटिस, इसीलिए स्पेशली NC12 एक मेथड का नाम दिया गया है। और एडी फैक्ट भी यही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक और रिटेल पे, जो अपना स्पेशली फॉर डेवलप बाय यूनाइटेड नेशंस, जो अपना यूरोप और ग्लोबल ट्रेड के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिस्ट द ऑब्जेक्टिव IT एक्ट 2000 ऑल्सो मेंशन ऑफ द इशू डेल्ट बाय द IT। अब IT एक्ट आया किस लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल IT एक्ट इसलिए दिया गया क्योंकि अब साइबर क्राइम बहुत ज्यादा होने लग गया था, तो इसके कुछ एक्ट लगा दिए गए, लीगल कुछ एक्ट लगा दिए गए कि अगर मान लो ऐसा कुछ होता है या साइबर अटैक होता है तो वो किसके अंडर में आएगा और उसके क्या क्या। तो लीगल रिकॉग्नाइजेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स टू ग्रांट लीगल वैलिडिटी इलेक्ट्रॉनिक डाटा डिजिटल सिग्नेचर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बात हुई जा रही है, जो AS2 की है, तो वहां पे जो डेटा जा रहा है वो DS के थ्रू जा रहा है, मतलब वो डिजिटल सिग्नेचर है। तो इसीलिए IT एक्ट में वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू जाएगा। अब DS कैसे होता है, तो डिजिटल सिग्नेचर एक ऐसा सिग्नेचर होता है जो पता चलता है कि 100% वही है। आपको 5 मिनट नहीं, 1 मिनट का एक वीडियो बनाना पड़ता है सेल्फ में, और फिर वो उसको गवर्नमेंट को पोस्ट करना पड़ता है और अपना साइन दिखाना पड़ता है। वो एक DS बना के देगा, जिसकी मतलब एनुअली जो है 1500 रुपए कुछ चार्ज करता है, तो आपका एक DS बन के तैयार हो जाता है। वो DS आप किसी भी PDF फाइल में एक लगा सकते हैं, उसी को कहते हैं DS। वो साइबर सिक्योरिटी को, थ्रेट को रोकने के लिए काम आता है, वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है। फैसिलिट ई गवर्नेंस एंड ई कॉमर्स। अब फैसिलिट में क्या, ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स में टू इनेबल ऑनलाइन बिजनेस प्रोसेस डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस। कुछ होता नहीं है कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सर्विसेज दी जा रही हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई टैक्स फॉर्म फिलिंग हो गया, कोई GST डिपॉजिट हो गया, तो ये सब क्या है, एक फैसिलिटी दी जा रही है ई कॉमर्स के अंदर। प्रिवेंट साइबर क्राइम एंड एंश्योर साइबर सिक्योरिटी, मतलब रोकता है साइबर क्राइम और एंश्योर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे टू डिफाइन पेनलाइज साइबर ऑफेंस लाइक हैकिंग, आइडेंटिफाई थ्रेट एंड डाटा ब्रीच। अब भाई किसी ने डेटा अगर चुरा लिया है, आइडेंटिफाइड डेटा चुरा लिया है, तो उसके लिए ऑफेंस, कुछ अपराध में कुछ होना चाहिए ना उसकी सजा के लिए, कि भाई कैसे उसने डाटा हमारा चुरा लिया। तो IT एक्ट के अंदर 2000 के अंदर कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं। अगर मान लो 18 साल से नीचे है तो उसके लिए क्या सजा होगी, 18 से ऊपर है तो उसके लिए क्या होगी, वो अलग अलग रूल है। 2000 के बाद में साइबर मतलब इतना ज्यादा पीक पे आया, मतलब पोनोनिमन एक वर्ड है जो मतलब टूवर्ड्स टू हाई ग्रोथ की तरह गया है एकदम। तो इसीलिए ये IT एक्ट 2000 में लेके आया गया। रेगुलेट सर्टिफाइड अथॉरिटीज टू स्टैब्लिश फ्रेमवर्क फॉर इशूइंग डिजिटल सिग्नेचर इशू किया गया थ्रू लाइसेंस अथॉरिटीज। प्रमोट सिक्योर डिजिटल एनवायरनमेंट टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब टू इंश्योर पक्का करना कॉन्फिडेंसली जो आपका डेटा है, मतलब कोई ब्रीच नहीं कर पाए। कॉन्फिडेंसली डेटा मतलब होता नहीं है कि उसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप किसी को शेयर नहीं करना चाहते, वो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी डेटा। इंटीग्रिटी मतलब एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। तो आप करते क्या है कि अपने कॉन्फिडेंशियली डेटा को इकट्ठा करते हैं। ऑथेंटिकेशन यहाँ पे एक वर्ड आया, मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है जो सिर्फ आपके द्वारा ही ऑथराइज किया जाता है। सिस्टम आपसे मांगेगा, मान लो कुछ भी चेंज वगैरह है और आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, तो आपके मोबाइल में 6 डिजिट का कोड आता है जो आपसे पूछा जाता है कि आप ही तो हो ना, तो 6 डिजिट का कोड डालोगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोई भी नहीं ब्रीच कर सकता, इसीलिए कहते हैं कि एक हाई सिक्योरिटी 2 ऑथेंटिकेशन काम करता है। और ये हर एक वेब में, हर एक जीमेल हो गया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब
आपके लिए यूज होता है। अब पूछा था इशू डेल्ट बाय द आईटी एक्ट 2000, तो डेल्ट बाय आईटी एड्रेस वेरियस साइबर रिलेटेड इशू, फॉर एग्जांपल हैकिंग एंड अनऑथोराइज्ड डेटा थेफ्ट, साइबर स्टॉकिंग्स एंड साइबर बुलिंग, ईमेल स्पूफिंग एंड फिशिंग, ऑब्सेंटिटी, डिजिटल सिग्नेचर, ई कॉमर्स, साइबर टेररिज्म। ये कुछ क्या है अपने एक्ट के अंदर आ जाते हैं जो वेरियस साइबर रिलेटेड इशू हैं। तो इसमें एक वर्ड आया है जो सबसे, एक अनऑथराइज्ड भी है, प्राइवेसी वायलेशन में साइबर क्राइम भी पता चल गया। एक वर्ड आया है यहाँ पे स्पूफिंग एंड फिशिंग, ये ईमेल के द्वारा होता है फिशिंग अटैक। फॉर एग्जांपल आपने कोई ईमेल आईडी बनाई है, तो ईमेल आईडी में मान लो आपने एक नाम रखा है यहाँ पे अनिल, तो वो करेगा क्या, अनिल के आगे 1 और @gmail लगा के आपकी ईमेल आईडी बना देगा और उसका मिसयूज करेगा। उसी को कहते हैं फिशिंग अटैक। डिफाइन एम कॉमर्स, एक्सप्लेन इट बेनिफिट्स, आल्सो मेंशन एनी 2 इम्पीडिमेंट्स एसोसिएट्स विथ इट्स। अब देखिए एम कॉमर्स के अंदर हमें पता है कि जब भी एम की बात आए तो समझ लीजिए मोबाइल के थ्रू काम होया जा रहा है। मोबाइल में आपको क्या क्या कैसे टैबलेट और मोबाइल के द्वारा काम हो रहे हैं, वहां पे आपको वायरलेस थ्रू के थ्रू एक ऐप के थ्रू आप कहीं पे भी जाके अपना एम कॉमर्स का फायदा उठा सकते, मोबाइल एप्स, SMS और मोबाइल ब्राउजर्स। तो हो क्या रहा है, सबसेट्स ई कॉमर्स दैट अलाउ यूजर टू परफॉर्म कमर्शियल ट्रांजेक्शन एनी टाइम, मतलब रात के टाइम हो या दिन के टाइम हो, मोबाइल के थ्रू तो आप कभी भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है इसका, बेनिफिट है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में पेमेंट भी कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू या कैश, तो फास्ट ट्रांजैक्शन हो रही है यहाँ पे। कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी, मतलब सहूलियत हो रही है ना भाई, कहीं जाना आना नहीं पड़ रहा है आपको, घर बैठे सारा काम हो रहा है। पर्सनलाइज मार्केटिंग, मतलब बिजनेस कैन सेंड लोकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियर ड्राइवन ऑफर डायरेक्टली टू यूजर। हो सकता है कि आपने मान लो कुछ ब्राउज किया और मान लो वो चीज आपको पसंद आ गई, तो पर्सनलाइज मार्केटिंग में वो आपको एड के थ्रू दिखाएगा। वाइल्ड रीचर्स एनहांस यूजर एंगेजमेंट, मोबाइल ऐप सपोर्ट्स नोटिफिकेशन, लाइव चैट्स, इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस। तो होता नहीं है लाइव चैट के द्वारा आपको हेल्प किया जाता है कि हाँ ये मोबाइल में इतनी कैपेसिटी है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है। तो इनहेंस कर रहा है क्या, यूजर एंगेजमेंट। 2 इम्पीडिमेंट्स ऑफ एम कॉमर्स क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न है और लिमिटेड कनेक्टिविटी है। सिक्योरिटी कंसर्न क्या आ गया कि थ्रेट लाइक डाटा ब्रीच और फिशिंग अटैक हो सकता है आपके सिस्टम में, अगर मान लो आपके में एंटीवायरस नहीं है। कोई भी APK एक वो व्हाट्सएप के द्वारा बहुत ही ज्यादा वो साइबर क्राइम के थ्रू आया था कि जिससे आप इसे इंस्टॉल करोगे उससे आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, वो उसके सारा जितना भी चीजें हैं वो आपका डेटा ब्रीच कर लेगा। तो सिक्योरिटी कंसर्न एम कॉमर्स में इसीलिए दिया गया है। लिमिटेड कनेक्टिविटी और नेटवर्क इशू इन एरिया द पुअर मोबाइल इंटरनेट यूजर में फेस डिफिकल्ट एंड एक्सेसिव सर्विस रिलायबली। हो सकता है कि भैया आप कहीं गए और वहां पे नेटवर्क नहीं आ रहा, बेसमेंट वगैरह में है, तो इम्पीडेंट का मतलब ही यहाँ पे ये हो गया कि मतलब उससे आप जुड़े हैं, मतलब एक तरीके से बाइंड अप कह सकते हैं। डिस्कस द फेनोमेनल ग्रोथ ऑफ सेलिंग द सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइडिंग रिलेटेड सपोर्ट थ्रू ऑनलाइन मीन्स ई कॉमर्स पोर्टल। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सेलिंग द सॉफ्टवेयर। अब फोनोनिमल्स ग्रोथ का मतलब ये है कि एकदम टूवर्ड्स, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ में। इसी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज की डेट में शॉपिंग, मतलब ये लगा लो कि 70% से अबव ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, तो इसीलिए उसे फिनोनिमल्स ग्रोथ कहा गया है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ। तो सेलिंग द सॉफ्टवेयर, अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, कोई ऐसा प्रोडक्ट वगैरह की बात नहीं हो रही है। तो इसमें हमारा Amazon, फ्लिपकार्ट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं दे रहा। जिस तरह प्ले स्टोर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हो गया, तो इसके द्वारा आप सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं। जिस तरह 365 ऑफिस हो गया। ई कॉमर्स हैव बिकम डोमिनेट प्लेटफॉर्म सेलिंग सॉफ्टवेयर ऑफरिंग रिलेटेड ड्यू टू ग्रोथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए ग्लोबल की फैक्टर ड्राइविंग तक दिस ग्रोथ 24/7 है। हाँ ठीक है जी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर इंस्टेंट्स एनी टाइम खरीद सकते हैं। शिफ्ट टू सब्सक्रिप्शन मॉडल। अब ये देखिए ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंक्रीजिंग ऑफर और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ऑन अ मंथली और ईयरली बेसिस। होता नहीं है कि आपने कोई सब्सक्रिप्शन खरीदा तो वो आपका 1 महीने या 2 महीने के लिए चलेगा, फिर आपको दोबारा रिन्यू करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट 365 और एडोब क्रिएटेड। अब इन्होंने करा क्या, पहले तो इसका लाइसेंस इन्फिनाइट टाइम के लिए आता था, लेकिन अब जो है एक टाइम के लिए आता है कि इतने टाइम तक ही चला सकते हैं। ऑटोमेटेड डिलीवरी एंड लाइसेंसिंग है। तो ई कॉमर्स में क्या है, पोर्टल मैनेजिंग लाइसेंसिंग की वर्जन अपडेट एंड
यूजर एक्सेस ऑटोमेटिकली, होता नहीं है कि अपडेटेड आ जाता है, रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। इंटीग्रेटेड कस्टमर सपोर्ट होता है, हाँ टिकट सिस्टम होता है, नॉलेज बेस होता है और रिमोट सिस्टम। मतलब करता क्या है कि कस्टमर को एक इंटीग्रेटेड एनहेंस करता है, सेटिस्फेक्शन देता है। किसके द्वारा? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफर चैटबॉट्स के द्वारा, टिकट सिस्टम और नॉलेज बेस और रिमोट सपोर्ट के द्वारा। होता नहीं है कि आपने मान लो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस खरीदा है और आपको समझ में नहीं आता है, फॉर एग्जांपल कैसे है, तो उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया गया है, लो ऑपरेशन कॉस्ट है, नो नीड फॉर फिजिकल पैकेजिंग और शिपिंग, कुछ नहीं होता। आज की डेट में देखिए ना, आप माइक्रोसॉफ्ट खरीदेंगे तो आपको कितने का, मेरे ख्याल से 20-22 हजार का 365 मिलेगा, ऑनलाइन सपोर्ट आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखें, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर पोर्टल्स में जिस तरह मैं बात कर रहा था, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, एप्पल स्टोर है और गूगल पे है और AWS मार्केट प्लेस शॉपिंग ऐप स्टोर। मतलब तो ऑफिस तो आपको अमेज़न के द्वारा भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात ये आती है कि फनल ग्रोथ जो है अपना, वो सेलिंग द प्रोडक्ट जो बताया गया रिलेटेड ऑनलाइन थ्रू, तो यहाँ पे ई कॉमर्स पोर्टल ही बताया गया है। तो ई कॉमर्स पोर्टल में होता नहीं है कि हम अमेज़न से थ्रू अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वो आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो बेस्ट इसमें क्या रहता है? माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, एप्पल स्टोर और गूगल प्ले। तो गूगल प्ले क्या है? तो गूगल प्ले खरीदने का तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी खरीद सकते हैं, इस पे भी, लेकिन उसके द्वारा आपको इसके सॉफ्टवेयर के पर्टिकुलर उस पे जाना चाहिए। आप सॉफ्टवेयर के द्वारा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अगर मान लो आपने खरीदा है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से, तो वो आपको ज्यादा रिस्पांस और इंस्टेंट रिस्पांस देगा, इंस्टेड ऑफ गूगल प्ले या एप्पल स्टोर या AWS के थ्रू आप खरीदते हैं तो फिर वो आपको फैच करेगा, फिर देखेगा, फिर हाँ ये आईडी है, ये इनवॉइस दिखानी पड़ेगी, तो वो ज्यादा लंबा प्रोसेस आ जाता है। ऑल्सो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म जूम, ड्रॉपबॉक्स और ये कुछ प्लेटफॉर्म और दिए गए हैं जो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और सपोर्ट्स के द्वारा हम फीडबैक ले सकते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैटेगरी मॉडल्स ई कॉमर्स, B2G, G2B और G2C। अब हमें पता है बिजनेस टू गवर्नमेंट, तो बिजनेस टू गवर्नमेंट में आ क्या जाता है? देखिए, बिजनेस प्रोवाइड क्या कर रहा है? गुड सर्विस इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट एजेंसी वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंने क्या बताया था, जिस तरह कंप्यूटर, सर्वर, नेटवर्किंग डिवाइस, ऑफिस सप्लाई, फर्नीचर, स्टेशनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे टेंडर एक निकाला जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा आपको ये फिल करना पड़ता है और वहां पे बिजनेस टू गवर्नमेंट हो रहा है। कंपनीज बिडिंग फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन ऑनलाइन टेंडर पोर्टल्स, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो बिडिंग यहाँ पे एक वर्ड आया है। ऑक्शन बिडिंग में चलता है कि किसी का प्राइस कम और ज्यादा है तो उसमें देखेगा कि कंपैरिजन में कौन ज्यादा बेटर होता है। एडवांटेज की बात कर लें, स्ट्रीमलाइन डॉक्यूमेंट होता है, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, मतलब सिंप्लीफाई द टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्डिंग प्रोसेस। होता नहीं है कि भैया इसका बिडिंग सबसे ज्यादा है लेकिन इसका ये कह रहा है कि मैं 2 महीने में कंप्लीट कर दूंगा और इसका बिडिंग जो है 15 रुपए का है फॉर एग्जांपल और ये 3 महीने में कर दूंगा, तो दोनों के कंपैरिजन में बेटर कौन रहेगा, वहां पे आता है अवार्ड विनिंग प्रोसेस। ऑनलाइन बिडिंग रिड्यूस करप्शन एंड मैनुअल एरर। गवर्नमेंट टू बिजनेस, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट टू बिजनेस में हमें क्या क्या प्रोवाइड हो जाता है, जिस तरह हम एक फिलिंग टैक्स फिल कर सकते हैं, ऑब्टेनिंग बिजनेस लाइसेंस ले सकते हैं और परमिट ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल आपने टैक्स डिपॉजिट कर दिया या डिजिटल आप सिग्नेचर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन कर रहे हैं, कुछ भी बिजनेस लाइसेंस ले रहे हैं, तो ये क्या है, अपना गवर्नमेंट टू बिजनेस हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स जो जा रहा है भाई गवर्नमेंट के द्वारा जा रहा है ना, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस इसी को कहा गया है। टाइम सेविंग होता है और इजी कंप्लायंस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब गवर्नमेंट टू सिटीजन में भी वही ऑनलाइन पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल, टैक्स फिलिंग, वोटर रजिस्ट्रेशन, आधार सर्विस, जहां पे आपका उमंग ऐप और एक डिजी लॉकर काम करता है। डिजी लॉकर और उमंग डाउनलोड करके देखिएगा, बहुत ही ज्यादा अगर रजिस्टर हो गया तो सारे के सारे आपके जितने भी रजिस्टर हैं ऑनलाइन अपने गवर्नमेंट से रिलेटेड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, 12th की सर्टिफिकेट, कोई भी डिग्री है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। PF हो गया, ESI हो गया। एनहेंस करता है ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस रेड टेप्स, एंश्योर फास्टर और अकाउंटेबल सर्विस डिलीवरी। डिस्कस द डिलीवरी ऑफ गुड सर्विस इन ई कॉमर्स। सिंपल सी बात है, क्या है डिस्कस में, पेमेंट गेटवे हो गया, ऑर्डर ट्रैकिंग हो गया। भैया रोजर पे और स्ट्रीप पेपल के द्वारा हम क्या करते हैं, अपना सिक्योर पेमेंट, अपना पेमेंट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पेमेंट हुआ था ये पेपल वाला। ऑर्डर ट्रैकिंग कर सकते हैं हम उसमें। आइडेंटिफाई, एड्रेस वेरिफिकेशन, जिस तरह KYC के थ्रू OTP मांगते हैं ना, जब आता है आपके पास कि हाँ भैया यही बंदा है, तो OTP देना पड़ता है आपको, तभी आपको वो देगा। सिक्योर डिजिटल गुड सर्विस, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, प्रिवेंट प्राइवेसी एंड ऑथोराइज्ड यूजेस। मतलब एक डिजिटल डिलीवरी वाया इनक्रिप्टेड डाउनलोड लिंक, लाइसेंस लिंक्स और क्लाउड एक्सेस। होता नहीं है कि आप कहते हैं कि हाँ, तो जैसी पेमेंट पे जाते हैं तो एक लिंक जनरेट होता है, तो लिंक जनरेट के लिए अगर कोई सेशन आपके सिस्टम में या ब्राउजर में पड़ा हुआ है तो वो सेशन ही हैक कर लेता है आपका। ऐसे साइबर क्राइम
आ गए हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ये सारी चीजें बनाई गई है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ एनी ई कॉमर्स पोर्टल, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी, वेब सर्विस सिक्योरिटी। तो क्या क्या है ट्रांसपोर्ट में, क्या है, एक HTTP के द्वारा HTTPS है। तो HTTP क्या आ गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो गया। तो ये करता क्या है, अपने आपके डेटा को इनक्रिप्ट करके रखेगा सो दैट कि नोबडी कैन ब्रीच योर डाटा और एक्सेस और सेशन। मैन इन द MTMA अटैक सेशन हाइजेसिंग, मैंने बताया था ना यहाँ पे सेशन हाइजेसिंग, जो भी मैं वर्ड बात कर रहा था, ये साले सेशन ही हैक कर लेते हैं, ऐसे ऐसे खराब आते हैं। एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी क्या है, SQL इंजेक्शन। फॉर एग्जांपल आपके डेटा के अंदर ही साला कोई इंजेक्शन मतलब घोप दिया, मतलब कोई डेटा के अंदर ही आपका कुछ ऐसा कीवर्ड डाल दिया कि वो आप जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी चीज काम करेंगे तो वो करेगा क्या, वो थर्ड पार्टी में चला जाएगा, डेटा लीकेज हो जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पे है ना डेटा लीकेज, अनऑथोराइज्ड एक्सेस और डेटा लीकेज। वेब सिक्योरिटी किसके थ्रू आ रहा है, API थ्रो रेटिंग्स, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, पेमेंट API, डेटा एक्सचेंज, सिक्योर्ड API की SSL इंक्रिप्शन। सिक्योरिटी सॉकेट लेयर, मतलब कि जिसका सबसे एग्जांपल है पेपल के द्वारा। पेपल मतलब आपका एक वो है पेमेंट गेटवे है जो आपका सबसे ज्यादा सिक्योर है। तो वो वेब सिक्योरिटी है। थर्ड पार्टी एप्स इन्वेंटरी सिस्टम्स, तो इनक्रिप्ट करता है, मतलब इनक्रिप्ट ऑफ API रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड इनपुट वैलिडेशंस। तो जब भी आप ई कॉमर्स में पोर्टल कॉल पेमेंट के लिए API के द्वारा करते हैं तो आपका ये सिक्योर्ड सॉकेट लेयर होना चाहिए, नहीं तो वो किसी और को चला जाएगा पेमेंट। इसीलिए एक ऑथोराइज दिया जाता है कि ये ऑथोराइज है, इसके द्वारा आप पेमेंट करिए। अब 2 साइबर अटैक्स क्राइम क्या आ गया यहाँ पे ई कॉमर्स के थ्रू बताना है। तो सबसे है अपना फिशिंग अटैक और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। फिशिंग अटैक मैंने बताया था कि एक ईमेल आईडी आपके नाम पे है, आपके नाम की है और उसी ईमेल के आईडी के आगे 1 लगा दिया है और @gmail.com है। तो यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल ही करना होता है कि फेक ईमेल और वेबसाइट दैट अपीयर लेजिटिमेट। तो आपको दैट अपीयर्स का मतलब कि जो अपीयर होगा ना वो लगेगा लेजिटिमेट, मतलब एक वैलिड लगेगा, इसीलिए वो उसे फिशिंग अटैक किया गया है। दूसरा है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, मतलब कि एक जो है स्टोलन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन अनऑथराइज्ड परचेज और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। होता नहीं है कि आपका बैंक से फोन आता है कि सर आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया, इसका OTP बताइए। और बहुत से लोग होते हैं कि जो पहले बता देते थे उसका क्रेडिट कार्ड ही फ्रॉड हो जाता था, सिस्टम क्रेडिट कार्ड ही भैया ले लिया ले। तो यहीं पे इसीलिए इसका दिया गया है कि ये 2 साइबर क्राइम अटैक जो है ये प्राइम में आ गए अपने। राइट शॉर्ट नोट फॉर द फॉलोइंग, कुछ इसमें बताया है कि इमरजेंसी ट्रेंड क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर। तो देखिए इस पर ज्यादा है नहीं कुछ। इमरजेंसी ट्रेंड का मतलब क्या हो गया, ट्रेंडिंग में जिस तरह इन एम कॉमर्स क्या क्या है। अब वॉइस असिस्टेंट है, लाइक सीरी, गूगल असिस्टेंट। होता नहीं है कि कुछ भी सर्च करते हैं तो बस प्रेस किया वॉइस का और बोल दिया। तो इमर्जिंग ट्रेंड इन एम कॉमर्स में बताया है कि ब्रांड ऑफर ट्राई बिफोर यू बाय फ्यूचर यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी AR इन मोबाइल्स। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है वॉइस इनेबल शॉपिंग, यूजर कैन मेक परचेज यूजिंग वॉइस असिस्टेंट्स और पेमेंट्स थ्रू ग्रोथ्स यूज गूगल पे और एप्पल्स पे एक्स्ट्रा। इमर्जिंग ट्रेंड इन एम कॉमर्स पोर्टल डिजाइन किसके द्वारा है, क्लीन क्लस्टर फ्री लेआउट्स नेगेटिव एनहांस यूजर एक्सपीरियंस। जो यहाँ पे एक UI आता है और एक UX आता है, यूजर एक्सपीरियंस है और यूजर फील का है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर जिस तरह डिजिटल वर्जन पे आपको करता क्या है, फॉर एग्जांपल आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का कर लिया कि सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो वो करेगा क्या कि हर दिन आपको एक न्यूज़पेपर मेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर उसी चीज का क्या है, वीडियो और इमेज के द्वारा विजुअलाइज हो रहा है, बस इलेक्ट्रॉनिक वही है। न्यूज़पेपर एक्सेस वाया वेब और मोबाइल ऐप के द्वारा। सिक्योरिटी सॉकेट लेयर जो मैं अभी बात कर रहा था, HTTPS एंड इंस्टेंट ऑफ HTTPA, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, बजाय HTTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंस्टेंट, इसके बजाय ये वाला होना चाहिए, इसीलिए इसको कहा गया है सिक्योर सॉकेट लेयर। इनक्रिप्ट प्रोटोकॉल यूज्ड टू सिक्योर डाटा ट्रांसफर्स। एडिफैक्ट के बारे में हमने पहली बात कर लिया कि एक इनवॉइस जो है प्रोटोकॉल अपना यूरोप और ऑल ओवर में इसका मेथड यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, कस्टमर एंड ट्रांसपोर्ट। तो फ्रेंड ये वाली हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। बाकी अगर आप 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं जो देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने सिनॉप्सिस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने सिनॉप्सिस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। 5th सेमेस्टर में सिनॉप्सिस आपके में कई सब्जेक्ट में नहीं दिया रहता, तो सिनॉप्सिस आप जरूर से जरूर बनाइएगा, तभी आप प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।